क्विक 80 की ओर से सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर हैं। बिल्कुल। ये समझने के लिए कि हमारे देश का संविधान, मतलब वो दस्तावेज जिससे हमारा देश चलता है, जी। वो आखिर बना कैसे। ये कहानी थोड़ी पेचीदा है। इसमें बहसें हैं, सहमतियां हैं, असहमतियां भी, और एक राष्ट्र के सपने को शब्दों में ढालने की कोशिश है। हमारे पास आधार है एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी जी। किताब का अध्याय 2। ये पूरा अध्याय इसी पर है कि संविधान बना कैसे। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी की जो सबसे जरूरी, जी। सबसे यादगार पड़ाव हैं, जी। उनको आपके सामने रखें। हम्म। सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उनके पीछे की जो सोच थी उसे भी समझने की कोशिश करें। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है संविधान सभा से, है ना, मतलब वो असेंबली जिसने ये पूरा काम किया। पहला सवाल तो यही है कि ये सभा बनी कैसे थी। क्या लोगों ने सीधे वोट डाल के बनाया था इसे? देखिए, किताब तो यही बताती है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे मतलब डायरेक्ट वयस्क वोटिंग से नहीं हुआ था। बल्कि जो 1946 में प्रांतीय विधानसभाएं थीं, हम्म। प्रोविंशियल असेंबलीज, हम्म। उनके सदस्यों ने ही अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली, जी। संविधान सभा के सदस्यों को चुना। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। किताब में वैसे कुछ टेबल्स का भी जिक्र है, 2.1 से 2.4 तक, जी। जिनमें सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, किस पार्टी को कितनी मिली, अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व और महिला सदस्य कौन थी, जी। ये सब डिटेल्स हैं। जी। और ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव वाली बात है ना, ये उस समय की जो राजनीतिक और कह सकते हैं व्यवहारिक सच्चाई थी उसे दिखाता है। आप सोचिए 1946 का भारत, विभाजन की आहट थी, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, प्रशासनिक चुनौतियां थीं। ऐसे माहौल में पूरे देश में वयस्क मताधिकार पर चुनाव कराना शायद मुमकिन ही नहीं था। तो उस वक्त जो मौजूदा प्रांतीय विधानसभाएं थीं, उन्हीं के जरिए एक प्रतिनिधि सभा बनाने का रास्ता चुना गया। ये एक तरह से मतलब आदर्श और यथार्थ के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। अच्छा, तो ये सभा बन तो गई, लेकिन इसका काम शुरू होते ही एक बड़ी मुश्किल आ गई सामने। किताब में जैसे बताया है, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग हुई, हाँ, तो मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट कर दिया। बिल्कुल। मुस्लिम लीग उस समय तक पाकिस्तान के लिए एक अलग देश और जाहिर है एक अलग संविधान सभा की मांग पर अड़ चुकी थी। तो उनके बायकॉट का मतलब ये हुआ कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, या यूं कहें कि उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली पार्टी, वो इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो गई। और इसी वजह से पहली बैठक में सिर्फ 207 सदस्य ही आए थे, जबकि कुल सीटें तो कहीं ज्यादा थीं। हाँ, सही कहा। और इस पहली बैठक में, जैसा कि अक्सर होता है, एक अस्थायी अध्यक्ष, मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ी। तो फ्रांस की एक प्रथा है, उसी को फॉलो करते हुए जो सबसे सीनियर सदस्य थे सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जी। उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन फिर जल्दी ही सभा ने अपना परमानेंट लीडरशिप चुन लिया। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि सभा के उपाध्यक्ष एक नहीं बल्कि 2 चुने गए थे। अच्छा। जी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ये शायद काम के बोझ को बांटने के लिए, या हो सकता है अलग-अलग क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ऐसा किया गया हो। ये सब जानना इसलिए भी जरूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि संविधान बनाने का काम कितने मुश्किल माहौल में हो रहा था। हाँ। एक तरफ देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, हाँ। और दूसरी तरफ विभाजन का दर्द था, अनिश्चितता थी। पाकिस्तान में जाएं या आजाद रहें, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। लेकिन इसके बावजूद सभा ने अपना काम जारी रखा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसी माहौल में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया। आप उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, है ना? जी हाँ, लक्ष्मीकांत की किताब में इसे संविधान की यात्रा का एक मील का पत्थर बताया गया है। बिल्कुल। ये उद्देश्य प्रस्ताव सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये संविधान की आत्मा थी एक तरह से। उसका जो मूल दर्शन है, जो लक्ष्य है, उसका एक खाका था। इसने डिक्लेयर किया कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। इसने सभी नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, ये सब सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। और साथ ही इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का भी वादा था।
और यही उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे सभा ने काफी सोच विचार के बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। हाँ यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल का आधार बना। जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि कितने ऊंचे आदर्शों के साथ संविधान निर्माता आगे बढ़ रहे थे। किताब में वैसे सभा के कुल 11 सत्रों मतलब सेशंस का भी जिक्र है टेबल 2.6 में। ये भी दिखाता है कि काम कितना लंबा और कितनी गहराई से चला। उन आदर्शों को जमीन पर उतारना वो तो एक बहुत बड़ा काम था। संविधान के हर पहलू पर सोचना, बहस करना, फिर सहमति बनाना, इसके लिए एक मनोजम तरीके की जरूरत थी। हाँ, यहीं पे फिर वो समितियों मतलब कमेटियों की भूमिका आती है सामने। जैसा लक्ष्मीकांत में बताया है, सभा ने अलग अलग विषयों पर काम करने के लिए कई कमेटियां बनाई। कुछ बहुत महत्वपूर्ण थीं, जिन्हें मेजर कमिटीज कहा जाता है, जैसे संघ की शक्तियों से जुड़ी संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी। हाँ, और संघीय संविधान का ढांचा तय करने वाली संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जी। इसी तरह प्रांतों के संविधान से संबंधित प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार पटेल एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी। हाँ, ये कमेटी इतनी बड़ी थी कि इसके अंदर कई सब कमिटीज भी थीं, जैसे मौलिक अधिकार सब कमेटी, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक सब कमेटी, जिसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। इन सभी समितियों में से शायद जो सबसे ज्यादा जानी मानी है और जिसका काम सबसे निर्णायक रहा, वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को ये बनी। हाँ, और इसकी अध्यक्षता सौंपी गई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। हाँ, इस कमेटी का जिम्मा था कि बाकी कमेटियों के जो सुझाव आए हैं, जो प्रस्ताव हैं, उन सबको मिलाकर संविधान का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करे। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण काम था। हाँ, तभी तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या मुख्य वास्तुकार कहते हैं। उनकी भूमिका इसमें बहुत प्रमुख थी, लेकिन वो अकेले नहीं थे। इस कमेटी में एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जैसे कानून और प्रशासन के बड़े विद्वान शामिल थे। जी, बाद में कुछ सदस्यों के हटने या देहांत होने पर एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी भी इसमें जुड़े। हाँ, तो प्रारूप समिति ने इन सभी विद्वानों के साथ मिलकर पहला मसौदा तैयार किया। वो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। फिर उस पर पूरे देश में चर्चा हुई, लोगों से, विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए। उन सुझावों पर विचार करके फिर दूसरा मसौदा तैयार हुआ। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कोशिश ये थी कि संविधान बनाने में ज्यादा से ज्यादा लोगों की राय शामिल हो सके। इन मेजर कमेटियों के अलावा कुछ छोटी कमेटियां भी थीं जो खास काम देख रही थीं, जैसे वित्त और कर्मचारी मामलों की समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर कार्य संचालन समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। हाँ, इन सब ने मिलकर ही वो विशाल पहेली, जिसे हम आज भारत का संविधान कहते हैं, उसके टुकड़े जोड़े। जब ये समितियां और पूरी सभा संविधान के अलग अलग हिस्सों पर काम कर रही थीं, तो एक बड़ा सवाल तो हमेशा रहा होगा ना कि ये जो विचार हैं, ये प्रावधान हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं? क्या सब कुछ बिल्कुल नया यहीं सोचा जा रहा था, या दुनिया के दूसरे संविधानों और कानूनों से भी कुछ लिया जा रहा था? इस सवाल का जवाब तो लक्ष्मीकांत की किताब में बहुत साफ दिया है। वहां बताया गया है कि भारतीय संविधान पर अगर किसी एक दस्तावेज का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा असर पड़ा, तो वो था ब्रिटिश संसद का पास किया हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे कि आजाद भारत का संविधान उसी ब्रिटिश शासन के बनाए कानून से इतना प्रभावित कैसे, लेकिन तथ्य यही है। किताब के अनुसार संविधान की कई जो बुनियादी संरचनात्मक चीजें हैं, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर का ढांचा, न्यायपालिका की शक्तियां, राज्यपाल का पद, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस और बहुत सारे प्रशासनिक डिटेल्स, वो सीधे या थोड़े बहुत बदलाव के साथ 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं। अच्छा, अनुमान ये है कि करीब 250 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स या तो इस एक्ट से सीधे लिए गए या फिर उनसे बहुत मिलते जुलते हैं। तो क्या इस पर सभा में सवाल नहीं उठे?
किसी ने ये नहीं कहा कि हम आज़ाद हो रहे हैं और कानून गुलामी के दौर का अपना रहे हैं? उठे, बिल्कुल उठे। काफी बहस हुई इस मुद्दे पर। कुछ सदस्यों ने तो कड़ी आलोचना भी की। कहा कि ये तो बस 1935 के एक्ट की कॉपी है, जिसमें अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वयस्क मताधिकार जोड़ दिया गया है। पीआर देशमुख जैसे सदस्यों ने खुलकर ये बात कही थी। लेकिन इस आलोचना का डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने बहुत प्रभावशाली और तार्किक जवाब दिया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने सभा में कहा था, और ये लक्ष्मीकांत में कोटेड भी है, कि इस आरोप के संबंध में कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े हिस्से को पुनः प्रस्तुत किया गया है, मैं कोई माफी नहीं मांगता। उधार लेने में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। इसमें कोई साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। किसी के पास संविधान के मौलिक विचारों पर कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। उनका तर्क ये था कि दुनिया भर के संविधानों में जो अच्छी बातें हैं, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, उन्हें अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो प्रावधान भारत की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। उन्होंने ये भी साफ किया कि 1935 के एक्ट से ज्यादातर प्रशासनिक डिटेल्स ही लिए गए हैं, जिन पर ज्यादा विवाद की गुंजाइश वैसे भी नहीं थी। तो मतलब सीधी सी बात है, व्यवहारिकता पर जोर था। जो चीज काम कर रही है और हमारे लिए ठीक है, उसे अपनाने में हिचक नहीं दिखाई गई। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 1935 का एक्ट ही अकेला स्रोत था। दुनिया के कई और देशों के संविधानों से भी प्रेरणा ली गई, जैसे ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन, तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और सामाजिक आर्थिक न्याय का आदर्श, फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर established by law। तो एक तरह से दुनिया भर के अनुभवों से सीखा गया जी। और उसे भारत की जरूरत के हिसाब से ढाला गया। तो इतनी मेहनत, इतनी बहस, अलग अलग स्रोतों से प्रेरणा और फिर उसको अपने हिसाब से ढालने के बाद आखिरकार संविधान को अंतिम रूप देने का समय आया। प्रारूप समिति ने जो मसौदा तैयार किया था, उस पर सभा में बताया जाता है करीब 114 दिनों तक बहस चली। बाप रे। हाँ, एक एक क्लॉज पर विचार हुआ, हजारों संशोधन मतलब अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हुए, कुछ माने गए, कुछ नहीं माने गए। ये प्रक्रिया ही दिखाती है कि संविधान को कितनी बारीकी से परखा गया था। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। और वो ऐतिहासिक दिन था 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, मतलब अडॉप्ट किया गया। प्रस्तावना में भी इसी तारीख का जिक्र है। जी हाँ। सभा के अध्यक्ष और जो सदस्य उपस्थित थे, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। अच्छा। संविधान अपनाया तो 26 नवंबर 1949 को गया, लेकिन पूरी तरह से लागू इस दिन नहीं हुआ। अच्छा। कुछ प्रावधान थे, जैसे नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद, चुनाव, अंतरिम संसद और कुछ अस्थायी या संक्रमणकालीन प्रावधान, वो तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। क्योंकि उनकी तुरंत जरूरत थी। तो फिर पूरा संविधान कब लागू हुआ और वो 26 जनवरी 1950 की तारीख का क्या महत्व है, जिसे हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं? संविधान का जो बड़ा हिस्सा था, मतलब जो मुख्य प्रावधान थे, वो लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। और इस तारीख को जानबूझकर चुना गया था। इसका एक ऐतिहासिक कारण है। क्या कारण? 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। और ये तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो उसी ऐतिहासिक दिन की याद में संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। और इसी दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। अरे वाह, ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। और इस दिन के लागू होते ही जो पुराने कानून थे, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो निरस्त हो गए, मतलब खत्म हो गए। जी। किताब में कुछ और तारीखें भी महत्वपूर्ण बताई गई हैं। हाँ, जैसे संविधान सभा ने मई 1949 में ही राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का अनुमोदन कर दिया था।
ये भी एक बड़ा फैसला था जिस पर बहस भी हुई थी कि क्या एक सॉवरेन रिपब्लिक रहते हुए कॉमनवेल्थ का सदस्य बने रहना ठीक है। और 22 जुलाई 1947 को यानी आज़ादी से भी पहले संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उसके आज के स्वरूप में अपना लिया था। इसी तरह 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया। एक और दिलचस्प बात जो लक्ष्मीकांत में मिलती है वो ये कि संविधान सभा सिर्फ संविधान ही नहीं बना रही थी। जब तक 1951-52 में पहले आम चुनाव होकर नई संसद नहीं बन गई, तब तक यही संविधान सभा भारत की अंतरिम संसद यानी प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर भी काम करती रही। हाँ, मतलब इसने देश के लिए जरूरी कानून भी बनाए। ये दोहरी भूमिका निभा रही थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस ट्रांजिशन पीरियड में कितनी स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने की कोशिश की गई थी। तो ये थी हमारे संविधान के बनने की कहानी, एक लंबी, जटिल, चुनौतियों और बहसों से भरी, लेकिन आखिरकार एक सफल यात्रा। हमने देखा कि कैसे अलग अलग विचारों को समेटने की कोशिश हुई, कैसे डॉक्टर अंबेडकर और प्रारूप समिति ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई, और कैसे 1935 के अधिनियम और दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा लेकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जो भारत की विविधता और उसकी आकांक्षाओं को दिखा सके। हाँ, और ये जानना हम सबके लिए जरूरी है कि ये संविधान ऐसे ही हवा में नहीं बन गया। इसके पीछे बहुत सारे लोगों की सोच, उनकी मेहनत, उनका बलिदान है। ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो हमारे राष्ट्र की दिशा तय करता है। और ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि इसे बनाते समय कितनी जटिलताओं का सामना करना पड़ा था और कैसे समावेशी मतलब इंक्लूसिव होने का प्रयास किया गया, भले ही उस दौर की अपनी सीमाएं थीं। अगले अंक में हम इसी संविधान के दिल यानी इसकी प्रस्तावना, प्रियम्बल और इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, सेलिएंट फीचर्स, उन पर और गहराई से बात करेंगे। जानेंगे कि वो कौन से सिद्धांत और मूल्य हैं जो भारतीय संविधान को दुनिया में एक खास पहचान देते हैं। इस विषय पर और जानकारी या अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.quicksc.com पर जा सकते हैं। साथ ही हमें सोशल मीडिया पर क्विक-एससी हैंडल पर फॉलो करना ना भूलें। और हाँ, इस तरह की और गहरी चर्चाओं के लिए आप हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और संविधान सभा के वो सभी सदस्य आज के भारत को देखते, तो अपनी बनाई इस व्यवस्था के कामकाज पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती? जरूर सोचिएगा इस पर।